इसका बायोट नंबर है। बायोट नंबर की भी डेरिवेशन है डेफिनेटली, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बायोट नंबर जो बेसिकली हमारे पास है, ये डिपेंड करता है, ये रेशियो है हमारे पास कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की एज वेल एज, या अभी थर्मल हीट कोएफिशिएंट की आप कह रहे हैं, या ठीक है, ये थर्मल हीट कोएफिशिएंट से थर्मल कंडक्टिविटी के दरमियान ये रेशियो है, और ये डिपेंड करता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के ऊपर। ठीक है, बेसिकली बायोट नंबर रेशियो हमारे पास कन्वेक्शन एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर जो कन्वेक्शन हो रही है, कंडक्शन विद इन द बॉडी, या उस बॉडी के अंदर कितनी कंडक्शन हो रही है। अभी आपको मैं ये वीडियो से समझाऊंगा। सिंपल आपने ये देखना है, अगर तो आपका बायोट नंबर लेस देन 1 है तो आपका जो सिस्टम है वो आइडियली लम्प्ड है। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 है तो वो एक अप्रोक्सीमेशन के साथ आपका लम्प सिस्टम है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो आपका सिस्टम जो सा वो लम्प सिस्टम नहीं है। सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन यहीं पे डिपेंड करेगी कि आपका जो बायोट नंबर की वैल्यू है वो लेस है आइदर ग्रेटर है। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन क्राइटेरिया है फॉर किसी भी लम्प सिस्टम को जज करने का। देन आपके साथ अभी ये इसकी जो ये बायोट नंबर की जो रिलेशन है HLC/K, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द एरिया के। अब ये वॉल्यूम जो डिपेंड करेगा आपका स्फीयर के ऊपर है, या बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो रिलेशनशिप है, डेवलपमेंट है, वो आपको मैं वीडियो से साथ साथ समझा भी देता हूँ और करवा भी देता हूँ। अब हमारे पास एक वॉल है। ठीक है, इस वॉल के ऊपर जो वॉल से इस साइड पे जो मीडियम है एयर के अंदर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है। सो लम्प सिस्टम हमारे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है ऑन द सरफेस है कि बाहर से जो हीट इस सरफेस के अंदर ट्रांसफर हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो हीट इस सरफेस के अंदर ट्रांसफर हो रही है। देन रेशियो है कंडक्टिव हीट ट्रांसफर विद इन द बॉडी, और इस बॉडी के अंदर क्या कंडक्टिव हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये आपका लम्प सिस्टम है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारी है कि अगर तो ये वेरिएशन बहुत स्मॉल होगी तो जो बायोट नंबर होगा वो लेस देन 0.1 होगा, तो आपका सिस्टम लम्प कहलाएगा। तो ये नेक्स्ट इसी की कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वॉल है जिसका लेंथ जो थिकनेस एल से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वो T1 है, टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस साइड पर T2 है। ठीक, तो देन हीट ट्रांसफर। अब इस सिस्टम के अंदर आपके पास दो चीजें हो रही हैं, एक कन्वेक्शन हो रही है यहाँ पे और एक कंडक्शन हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कन्वेक्शन इक्वल्स टू कंडक्शन, तो दोनों का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। जो कंडक्शन का आपका आ जाएगा फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आ गई, एंड जो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आ गई, जो आपकी कन्वेक्शन है वो आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आ गया। इन दोनों को जब हमने कंपैरिजन किया, I can rearrange it as T1 minus T2 divided by T2. इसमें क्या हो गया कि जो टेम्परेचर सिस्टम्स हैं वो एक साइड पे ले गए। ठीक है, और जो कंडक्टिव है आपके पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो एक साइड पे कर लिए। आपको पता है कि L/K ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस है और 1/H कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो L/K ये नीचे आ जाएगा और यहाँ H ऊपर चला जाएगा, मींस HL/K बन जाएगा, A से एरिया कट जाएगा, एंड दिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स बायोट नंबर minus TA, that is the temperature difference or temperature drop in the solid to the temperature drop in the convection layer, that will be equal to L divided by Ka divided by 1/HA, which is equal to R conduction, that is the resistance offered for conduction within the solid body, divided by R convection, the resistance offered at the surface for convective heat transfer.
And this can be simplified as H into L by K, which is equal to Biot number BI. अब जो बायोट नंबर है ये किस चीज के दरमियान है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के दरमियान है, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर के दरमियान, ठीक है, ये रेशियो है। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्शन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कन्वेक्शन, ठीक है। Now I'm introducing a dimensionless number called Biot number, which is named after French physicist Biot, as the ratio of temperature distribution. In the case when Biot, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कंडीशन आ जाती हैं, अगर तो आप तो सिंपल कर लें, अगर तो आपके पास जो बायोट नंबर है लेस देन 1 है, ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी 0.1 वाली, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कंडीशन है बायोट नंबर की वो लेस देन 1 है, तो आपके अंदर जो विद इन द बॉडी जो टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मीन्स के टेम्परेचर T1 से T2 इक्विवेलेंट होगा। जी उदय। सर ये जो आपकी आज आवाज ना इको बहुत आ रही है, गूंज रही है और सही समझ गूंज रही नहीं है आ बात रही। सर, आप समझ नहीं लग रही। आवाज गूंज रही है यार। चले मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलता हूँ, देखते हैं अब आ रही है, ठीक है, कि अभी भी इको हो रही है। हो रही है सर अभी। चले आज फिर ट्राई करें, क्योंकि शायद ये रूम है, क्योंकि आज रूम मेरा चेंज हो गया ऑफिस, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, नेक्स्ट टाइम से हम कुछ और अरेंजमेंट कर लेते हैं, भी शेयर कर दूंगा, देन आपने उससे देख, ठीक है। चलें तो ठीक। आपका जो अगर तो आपका बायोट नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, तो आपकी जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो बहुत कम होगी, ये देखिए लाइन के अंदर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अगर बायोट नंबर इक्वल टू 1 है तो टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो होगी लेकिन कम होगी। और अगर बायोट नंबर ग्रेटर देन 1 है तो टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो वो लंप सिस्टम में कहलाए आएगा कि नहीं आएगा, क्यों बेटा? नो सर। नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ दो कंडीशन है कि इसके अंदर 100% आएगा, ये नियर टू लम्प सिस्टम आएगा। सर इक्वल टू 1 आएगा तो नियर होगा। फिर नियर होगा, ठीक है, उसके अंदर फिर मजीद कंडीशन आ जाएंगी जिसके दरमियान डिफरेंस वो नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, जब वो बिहेव करेगी। very much lesser than 1, the temperatures are not even small, and अब इसको मजीद एक्सपेंड देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक इसके अंदर बायोट नंबर आपका लेस देन 1 है, ठीक है, तो आपको इस पिक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा तो बहुत कम वेरिएशन है T1 से T2 के दरमियान, ठीक है, ये आपका लम्प सिस्टम है। can be taken as a function of time only. The second diagram आपके पास सेकंड आ जाएगी जब आपका बायोट नंबर आपका 1 है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल नियर टू द सरफेस, फॉर एग्जाम्पल तो दो कंडीशन हो सकती हैं, ये हो भी सकता है ये भी हो सकता है। तो इसके अंदर देखें जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम ज्यादा है, तो ये हो भी सकता है, नहीं तो इसका क्राइटेरियन हम स्टडी करते shows the हैं। variation of temperature within the body when that number is equal to 1. The temperature drop across the solid is comparable in this case. The last diagram shows थर्ड केस आपके पास इसके अंदर बायोट नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इनिशियली जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा, ये जो आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो लंप नहीं कहलाता। अब इसके अंदर लंप सिस्टम क्या होता है कि विद इन द बॉडी आपका टेम्परेचर सेम रहे लेकिन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें कौन सा है तकरीबन टाइम के साथ सेम है, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन कहीं पे सेम है कहीं पे नहीं, लेकिन इसके अंदर 100% सेम नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इसके अंदर बॉडी के अंदर भी वेरिएशन हो रही है, ये इसलिए लंप सिस्टम के अंदर नहीं आता। तीनों टाइम से समय लगेगी साहब, यस सर। ठीक है। देन कोई डेरिवेशन है,
एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर ये जो बायोट नंबर है ये मतलब कि कुछ नेसेसरी है कि 0.1 से कम नहीं हो सकता? जी बेटा, इसकी जो आप ये देखें ना, अगर तो बायोड नंबर 0.1 से कम होगा ना तो वो सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस पढ़े, लम सिस्टम कब हो सकता है, जो उसका मेन क्राइटेरिया आपको बायोड नंबर लेस देन 0.1 होना चाहिए, ठीक है। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे ना, अभी अभी आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, तो उसके अंदर ये देखना आपने, अगर तो आपका बायोड नंबर लेस देन 1 आ गया तो आपने बताना है कि ये लम्प सिस्टम, अदरवाइज आपने इसको आगे मजीद कैलकुलेशंस नहीं करनी। तो ये क्राइटेरिया लम्प सिस्टम को स्टडी करना है, ठीक है। ओके सर। देन इसी के साथ आपसे दोबारा एक स्क्रीन शेयर करनी है, यहाँ से बता देता हूँ। अब जो बायोड नंबर है, जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है, बेसिकली ये आपके पास रेशियो होती है वॉल्यूम टू द एरिया, ठीक है। अब डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट वॉल्यूम होंगे, तो उसमें सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि इस स्लाइड के अंदर जस्ट, हाँ यहाँ पे है वीडियो के अंदर। अब जो सर प्लेन, बायोट नंबर क्या है? क्या चीज? बायोट बायोट नंबर नंबर पूछ ये रहे क्या सर। सर? बायोड नंबर क्या चीज है बेटा? बायोड नंबर हमारे पास बेसिकली कन्वेक्शन एट द सरफेस बॉडी, क्योंकि आपकी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से हीट ट्रांसफर हो रही है किसी वॉल के अंदर, ठीक है। हमारे पास बायोड नंबर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस टू बॉडी एंड विद इन द बॉडी, ठीक है। एक दीवार है, उसके अंदर दो तरफ से हीट ट्रांसफर होगी ना, एक तो एटमॉस्फेयर से दीवार के अंदर, देन दीवार के अंदर सारी हीट। दोबारा आपको वीडियो से दिखा देता हूँ, नहीं समझ आएगी। ओके सर। बायोड नंबर क्या है? आपके पास जहां से हीट ट्रांसफर हो रही है इधर, ठीक है, ये है कन्वेक्टिव, आपके पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। अब जब कन्वेक्टिव ट्रांसफर होगी तो इधर टेम्परेचर T1 होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये रेशियो है इधर से इस पॉइंट पे हीट कितनी ट्रांसफर हुई है और इस बॉडी के अंदर हीट कितनी ट्रांसफर हुई है, इन दोनों के दरमियान रेशियो है, ठीक है। लग गई समझ बेटा? यस सर। यस देन है बायोड सर नंबर, आपको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के ऊपर है, डिपेंड करता है हमारा। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का जो आपको फार्मूला वॉल्यूम टू द एरिया रेशियो है, जो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है आपको पता है पाई आर स्क्वायर एल है, जो इक्वल होगा r/2, जो स्फीयर है r/3 के इक्विवेलेंट होता है जब उसको सॉल्व करें, और जो क्यूब है वो l/6 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ये आपने इन चारों के रिलेशन याद कर लेना है। देन है हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ पहला थर्मोकपल है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हमने नम सिस्टम पढ़ा लास्ट टाइम पे, उसके अंदर हमने इसकी जो टाइम की वैल्यू है वो कैलकुलेट की थी, ठीक है। टाइम की कैलकुलेट, इसका ये मकसद है कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था हमारा, तो हम ये देखेंगे हमारा 99 डिग्री सेल्सियस कितनी देर के बाद, ये उससे रेलिवेंट है। तो इसी से रेलिवेंट फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ अ गैस स्ट्रीम इज टू बी मेजर्ड बाय अ थर्मोकपल। आप एक गैस स्ट्रीम टेम्परेचर मेजर करें थर्मोकपल से, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड 1 मिलीमीटर डायामीटर स्फीयर है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास थर्मोकपल वायर है, जो डायामीटर है जंक्शन का वो 1 mm है, ठीक है। जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो 35 है, जो आपकी स्पेसिफिक है वो 8500 है। जो आपके पास जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है वो आपके पास टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ थर्मोकपल टू रीच 99% ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। कितने के बाद
जो 99% गेन हुआ टेम्परेचर के अंदर गेन हुआ कितनी देर के बाद हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने नीचे लगाया या तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो बाकी है ये मीन के 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने टाइम के बाद ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल की समझ लगी है बेटा? सर क्या आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही तो सही समझ नहीं लग रही। बेटा मैं डोर ओपन करता हूँ शायद इस वजह से। न्यूमेरिकल ये है बेटा कि आपके पास ना एक एक कोई जगह है जिधर से एक गैस गुजर रही है, स्टीम गुजर रही है। ठीक है, Yes. आपने उस टेम्परेचर मेजर करना है थ्रू थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल टेम्परेचर डिवाइस। ठीक है, उस जो थर्मोकपल का जो डाया है ना वो है 1 मिलीमीटर, उसकी कंडक्टिविटी गिवन है, उसके हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन है। ठीक है, तो आप बताना है कि इनिशियल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, जो 100 डिग्री सेल्सियस होगा वो कितनी देर के बाद होगा। ठीक है, क्वेश्चन की समझ लगी? 99% गेन बताना ना कितनी देर के बाद होगा। तो सबसे पहले पता है बायोट नंबर किसके आपका जो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के ऊपर, एलसी के ऊपर। लेंथ का आपको पता है, अब इधर ये आपके पास शेप बन रही है सिलेंड्रिकल शेप बन रही है। सिलेंड्रिकल शेप का आपको पता है 1/6d है। ठीक है, आपने कैलकुलेशन ले ली इसकी सारे, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपने बायोट नंबर है। अब बायोट नंबर आपका रिलेशन है HLC/K, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ टू थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास 0.001 विच इज लेस देन 0.1। तो ये क्या लंप सिस्टम है या लंप सिस्टम नहीं है? लम्प सिस्टम है सर, लेस देन 0.1। लंप सिस्टम का क्या मतलब है? सर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस 0.1 से लेस देन हो। लंप सिस्टम का क्या मतलब है? आपकी जो बॉडी के अंदर या उस थर्मोकपल की वायर के अंदर जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसके अंदर बॉडी यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पूरी बॉडी की चेंज होगा, ये नहीं होगा कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, सेकंड जो चीज आपने मेन निकालनी थी, फाइंड करनी थी कि कितनी देर के बाद 99% जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल जब आपने इनिशियल थर्मामीटर लगाया तो 1 डिग्री था। ठीक है, अब 100 डिग्री होने को कितना टाइम लगेगा, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उसके लिए आपके पास जो लास्ट टाइम आपने स्टडी किया था कैलकुलेशन ऑफ जो क्राइटेरिया आपने लंप सिस्टम एनालिसिस, तो उसके अंदर आपके पास रिलेशन बनना था B इक्वल्स टू HA इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू Cp। तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे, आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन B की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होगी, तो आपके पास जो रिलेशन बन जाएगा, जब लास्ट टाइम लंप सिस्टम एनालिसिस में ही पढ़ा था, T टेम्परेचर, किस टेम्परेचर को आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, कहाँ जाना है, तो आप पुट करेंगे तो आपके पास 10 सेकंड मींस 10 सेकंड के अंदर आप इसका 199% अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेन न्यूमेरिकल है, इधर से आपको पिछले न्यूमेरिकल की भी ज्यादा जल्दी समझ आएगी, क्योंकि इसके अंदर डेटा क्लियर है। इसके अंदर सिर्फ ये बता दिया था कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल है कि एक पर्सन है, वो शाम को 5 बजे उसकी डेड बॉडी मिली है। ठीक है, 5 बजे एक कमरे के अंदर, उस कमरे का उस टाइम जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब जो बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम था वो 25 डिग्री सेल्सियस है। जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है मींस के आपकी रूम की एनवायरनमेंट से जो उस बॉडी के अंदर है वो है 8 वाट पर स्क्वायर मीटर। जो बॉडी का डायामीटर है वो 30 सेंटीमीटर है और जो उसकी लेंथ है वो 1.70 मीटर है। ठीक है,
एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ, आपने जो उसके जब वो मर फौत हुआ है उसका आपने वो टाइम कैलकुलेट करना, वो कितनी देर पहले फौत हुआ था, ठीक है, या कितनी देर पहले वो मर चुका था। न्यूमेरिकल की समझ लग गई स्टेटमेंट की बेटा? स्टेटमेंट की समझ लग गई है? जी सर, लग गई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैलकुलेट करनी है और बायोड नंबर। अगर तो आपका जो बायोड नंबर है वो लेस देन 1 होगा तो आपका सिस्टम जो सा है वो लम्प्ड है, अदरवाइज आपका सिस्टम जो सा वो लम्प्ड नहीं है। तो आपने जब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैलकुलेट की, जो सिलेंडर से आपका एरिया आपने निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वो आ गया 0.0689 मीटर, ठीक है। देन आपने जब बायोड नंबर कैलकुलेट किया 0.89 विच इज ग्रेटर देन 0.1, इट्स मींस कि जो आपका सिस्टम है वो लंप नहीं था, वेरिएशन है, एयर के अंदर से भी वेरिएशन है और बॉडी के अंदर भी वेरिएशन है। अब आपने कैलकुलेशन कर रही थी टाइम की, तो आपने वही जो लंप सिस्टम एनालिसिस है उधर से आपने जो बी है आपने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन बी की वैल्यू कैलकुलेट करके आपने टाइम जो फार्मूला इसके अंदर पुट कर देनी है। अब ये जो सा बेसिकली है आपका, जब आपका जो बॉडी का टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर था बॉडी का उसका, ठीक है, कन्वेक्टिव है ना। देन सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। देन आपने सर लेफ्ट करके बेटा आवाज आपको बेटर हुई है? यस सर। चले हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल आपका। बैक वाला करवा दूं कि ये यहाँ से करवा दूं, दोबारा समझा देता हूँ ये क्योंकि इजी है, इधर से आपको ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं। एक आदमी एक कमरे के अंदर मरा हुआ पाया गया है 5 बजे शाम को, ठीक है। उसका जो उस टाइम टेम्परेचर था उस कमरे का वो 20 डिग्री सेल्सियस था। जो टेम्परेचर बॉडी का था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके पास वो 8 वाट पर स्क्वायर मीटर है। आपने जो बॉडी का डायामीटर है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर है और जो उसका लेंथ है 1.70 है, ठीक है, मीटर। तो आपने टाइम ऑफ डेथ कैलकुलेट करनी है कि आदमी कितनी देर पहले मर चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 सर। 37। अब जो मौके के ऊपर बॉडी का टेम्परेचर पाया गया वो कितना था? 25। 20 25 कौन सा है? रूम का है, ठीक है। जी को सर। स्टेटमेंट, a person is found dead at 5 p.m. in a room whose temperature is 20 degree. The temperature of the body is measured. जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है और जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इधर आपके पास 3 टेम्परेचर आ गए, आपके रूम का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर और जो आपकी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर होता है। अब 3 टेम्परेचर आ गए, ठीक है आपके पास। तो आपने बताना कि आदमी कितनी देर पहले मर चुका था। सबसे पहले आपने देखना है क्या ये सिस्टम आपका लंप सिस्टम के अंदर आता है या नहीं आता। तो आपने सबसे पहले इसकी बायोड नंबर कैलकुलेशन करनी। बायोड नंबर आपको पता है कि HLC बाय आपके पास K का रिलेशन है, ठीक है। अब जो LC है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, वो डिपेंड करती है उसके वॉल्यूम के ऊपर और उसके एरिया के ऊपर, ठीक है।
अब ये चूंकि सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट किया आपने, तो आपके पास जो रिलेशन आ गया 0.0689 मीटर, जो सिलेंड्रिकल बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ठीक है, 0.0689। अब जो बायोट नंबर है आपने वो कैलकुलेट करना है। बायोट नंबर के ऊपर आपके पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक की आपने कैलकुलेट कर ली है, थर्मल कंडक्टिविटी की आपके पास मेंशन है कि नहीं है? थर्मल कंडक्टिविटी की नहीं है तो ये आपको मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की। तो जो आपका बायोट नंबर है 0.89 है, विच इज ग्रेटर देन 0.1। अब ये बताएं कि ये क्या लम्प सिस्टम में आता है या नहीं आता, ये बताएं। नो सर। क्यों नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या मसला है रूम के अंदर, क्या बॉडी के अंदर मसला है, सर बॉडी क्यों लम्प सिस्टम के अंदर नहीं आ रही? सर क्योंकि चेंज इन पोजीशन आ गया। जी, क्योंकि जब आदमी मर जाता है ना तो उसके जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाती है, तो स्टॉप होने की वजह से हर बॉडी के पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, ठीक है, तो इस वजह से ये लम्प सिस्टम नहीं है, मींस के टाइम के साथ साथ पोजीशन के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, तो आपका लम्प सिस्टम नहीं आ रहा। अब आपने ये कैलकुलेट करना था कि आदमी कितनी देर पहले मरा था, तो आपके पास रिलेशन है दिस वन, जो आपने सबसे पहले लम्प सिस्टम एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में किया था, विच इज इक्वल टू जो आपके टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या था माइनस आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है ना, ठीक है, देन आपके पास कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। तभी आपको बताया था कि जो बायोट नंबर है वो किसका रिलेशन है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, विच इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, लॉगरिथमिक जब आपने किया था तो वो आपकी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटी की रिलेशन बन गई थी, बी आपने जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स थी वो आपने कैलकुलेट किए जो कांस्टेंट इस रिलेशन के थ्रू, जो आपके पास 2.7 10⁻⁵ पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन है। अब जो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, जो आपने नोट किया था, जो रूम का टेम्परेचर था वो 20 था, जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था जो होना चाहिए था वो 37 था, और सिमिलरली जो बॉडी का जो रूम का टेम्परेचर था सराउंडिंग का वो 20 था। अब आपने एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पुट की तो इधर से आपके पास टाइम आ गया t इज इक्वल टू 43860 मींस 12.2 आवर्स, वो आदमी 12 घंटे पहले मर चुका था, ठीक है। न्यूमेरिकल की समझ लगी, कोई चीज नहीं है तो पूछ ले बेटा। सर ये लास्ट कैलकुलेशन जरा बताइए। आवाज नहीं समझ लगी, दोबारा बताएं आप। सर ये आर की वैल्यू 0.15 कैसे आई वॉल्यूम और एरिया में जो है फर्स्ट स्टेप? रेडियस, ठीक है, अब देखें जो रेडियस है इनकी यूनिट देखें, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 1.7 मीटर लॉन्ग है, आपने इनकी यूनिट सेम कर लेनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 30 सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर्स के अंदर, तो ये यूनिट आपके चेंज हो गए, इस वजह से 0.15 आया, ठीक है, आर की वैल्यू। जी सर। जी, और किसी ने एक बच्चे ने भी क्वेश्चन किया तो क्या, कैलकुलेशन है ये टाइम दोबारा बोले, यहाँ पर देखिए। दोबारा बोले। सर ये टाइम जहाँ पर कैलकुलेट किया है ना लास्ट पे, ये कैलकुलेशन जरा बता दीजिएगा कैसे हुई है। जी, आपके पास ये रिलेशन है, आप बायोट नंबर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस टू कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ऐसे ही है डेफिनेशन से, ठीक है। आपने बॉडी टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यूज पुट, तो आपके पास नॉर्मली आ जाएगा इक्वल्स टू ई की पावर नेगेटिव बीटी, ठीक है। अब जो बस आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये भी सोल्यूशन आ जाएगा टी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इधर से आपने टाइम कैलकुलेट कर लेना है। आपको यहां नहीं समझ लगी ई को कैसे सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल को? यस सर। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूं एक्सपोनेंशियल को।
इसका नॉर्मल ये है कि जब आपके पास रिलेशन बन जाएगा, यहाँ पे आकर रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ई इधर जाके नेचुरल लॉग बन जाएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन इक्विवेलेंट टू जो भी ये वैल्यू आएगी, मींस आपने 2.79 10⁻⁵ इनटू टी आ जाएगा, विच इधर मैं आपको नीचे सॉल्व कर दूंगा। इसको उठा के फॉर एग्जाम्पल जब आपने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 5/17, ऐसी है 5/17 इक्वल्स टू, इसको कहते हैं रेज पावर ई रेज पावर 2.79, आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होगा आपके पास कि आपने नेचुरल लॉग ln फाइव बाय 17 कर देना इक्वल्स टू 2.79 इंटू टी। अब टी आपने कैलकुलेट करना है, जो भी वैल्यू बनेगी, तो आपके फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू बन गई 0, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू बन जाएगी, अभी आपको बता देता हूँ वैल्यू बनेगी भी क्या आपकी। आपकी आ रही है 122,369 इक्वल्स टू 2.79 टी, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब जब आपने टी कैलकुलेट करना है 122,369 डिवाइडेड बाय 2.79 करेंगे तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ लगी ये कैलकुलेशन कैसे टी को सॉल्व कैसे? यस सर, नेचुरल लॉग ई से कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, कैंसिल हो जाएगा। और सर ये ऊपर एरिया में जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वो भी एक दफा समझा। अच्छा, एरिया में भी आपको समझा रहे हैं। आप लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे क्योंकि अगर वो टाइम हमारा जाया हो गया था, ये आपको पता है 40 मिनट्स का सेशन होता है, फिर आपको एरिया का दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा कनेक्ट करें सर। आप कह रहे थे कि आपका एरिया कैसा, ये कैसे हो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का आपको जो सिलेंडर था, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में क्या है आपको बता दिया गया था कि मॉडलिंग ऑफ बॉडी एज 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 1.70 लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर का आ गया था। तो लॉन्ग सिलेंडर का जो आपको कैसे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपने कैलकुलेट करी थी पाई आर स्क्वायर एल, ये इसका आपका वॉल्यूम आ जाएगा और जिसका एरिया होता है 2 पाई आर एल है, ठीक है। तो एक आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, जब विच इज इक्विवेलेंट टू r/2, ठीक है। जी बेटा समझ लग गई है इसकी कैसे हमने इसको किया है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैलकुलेट सिलेंडर की। जी समझ लगी है कि नहीं, दोबारा समझा दो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। सर जो उधर फॉर्मूले में लगे उसमें दो चीजें ऐड हो रही हैं, वो बता दें।
अच्छा, अब इसके अंदर जो एरिया है आपकी बॉडी का, ठीक है, अब इसके अंदर आपकी बॉडी के दो एरिया बनते हैं, एक फ्रंट साइड बनती है, एक बैक साइड बनती है, तो इसलिए बेटा उसके अंदर 2/RL 2 दफा लिया गया, ठीक है। बेटा इस न्यूमेरिकल में से किसी ने कुछ पूछना पूछ ले, फिर ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। सर वो एरिया दोबारा बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चले मैं दोबारा बता दूं। नेटवर्क का इशू है। एक मुझे बच्चे इंटर हो रहे हैं इनको। जो क्राइटेरिया थे ना आपको बता दिया था, आपके जो न्यूमेरिकल के अंदर जो आपके लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ थी वो πr²L by 2πRL थी, ठीक है। तो यहां से आपकी जो कैलकुलेशन, अब उस न्यूमेरिकल के अंदर एरिया 2 टाइम्स यूज किया गया था, ठीक है। तो आपकी बॉडी का जो एरिया है वो आपका देखें, जो बैक साइड है उसका एरिया डिफरेंट है, जो उसके जो टॉप साइड है उसका एरिया डिफरेंट है, इसलिए इसके अंदर 2 एरिया कैलकुलेट किए गए, ठीक। यस सर। जो नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ कन्वेक्शन के अंदर फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ कन्वेक्शन है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कंडक्शन कन्वेक्शन को खत्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आपको एक चेंज नजर आएगी आपके सब्जेक्ट में, क्योंकि एक चीज पढ़ते पढ़ते इंसान ना बोर हो जाता है। तो आज लास्ट में हम इसको खत्म करते हैं। जो आपको पता है कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है ये आपके पास कंडक्शन और एडवेक्शन का रिलेशनशिप होता है। कंडक्शन मींस के आपकी बॉडी के अंदर, और एडवेक्शन आपकी कोई भी फ्लूइड इन मोशन। जब आपका कोई भी फ्लूइड इन मोशन होगा तो उन दोनों बॉडी, सॉलिड बॉडी और उस फ्लूइड के दरमियान जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो आपका कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर 3 टाइप्स की कन्वेक्शन के अंदर आ जाती है। एक आती है फोर्स कन्वेक्शन, सेकंड है फ्री कन्वेक्शन, और थर्ड है कन्वेक्शन के अंदर ये कंडक्शन की भी टाइप है, जिसके अंदर आपकी वैक्यूम क्रिएट हो गई होती है, ठीक है। तो पहली है फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में ये है कि आपने फैन लगाना है, फैन लगाने से जब आपकी एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपका जो प्लेट का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अब जो आपका फैन एयर सप्लाई कर रहा है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जितना तेज आपकी फ्लो वेलोसिटी होगी उतना ही आपका हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड केस आपके पास फ्री कन्वेक्शन। अब फ्री कन्वेक्शन में यह है कि आपने एक हॉट प्लेट है उसको एयर में रख दिया हुआ है, अब जो एयर है वो फोर्स नहीं है, कुदरती की तरफ से आ रही है, यहाँ से टकराएगी और वापस चली जाएगी, कोई यहाँ से टकराएगी वापस हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपकी फ्री कन्वेक्शन कहलाती है। जो थर्ड केस है कंडक्शन। अब कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन या मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर एयर फ्लो तो हो नहीं रहा होता, वैक्यूम क्रिएट हुआ था। इसलिए जो थर्ड टाइप है वो इसकी कंडक्शन कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास केस है नो स्लिप कंडीशन एंड टेम्परेचर जंप कंडीशन। तो इसी का हम मजीद स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम वेलोसिटी डायग्राम या ड्रा कर लेते हैं। आपके पास ये एक हॉट बॉडी है, ठीक है। आप इसके ऊपर एक फैन लगा के एयर फ्लो कर रहे हैं।
तो क्या होगा कि जो नियर टू द सरफेस होगा, एक तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर रेट है वो ज्यादा होगा। तो अब इसके अंदर एक कंडक्शन इन्वॉल्व होगा और एक कन्वेक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब कन्वेक्शन के अंदर भी दो केसेस हैं, एक तो आपके पास कन्वेक्शन का हीट फ्लक्स इन्वॉल्व होगा और दूसरा कन्वेक्शन का ट्रांसफर रेट या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इन दोनों की जो कैलकुलेशन है ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे है। ये आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूं, इधर से आप देखिएगा। इस वीडियो में वही पहले 3 स्टेप्स बताए कि आपकी जो कन्वेक्शन है वो 3 टाइप्स की है, फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, और अगर जब आपकी ग्रेविटी या आपका वैक्यूम क्रिएट कर दिएगा देन उसके ऊपर है। देन इस वीडियो के अंदर बताया गया कन्वेक्शन जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, विस्कोसिटी के ऊपर करती है, थर्मल कंडक्टिविटी के, डेंसिटी के, स्पेसिफिक हीट के, वॉल्यूम के, सरफेस जो सरफेस ज्योमेट्री है उसके ऊपर, सरफेस टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जो इसकी एक मेन रिलेशन है जो डेवलप हो रहा है वो आपको कैलकुलेशन बताता है इसकी कैसे। आपको इसकी साउंड आ रही थी बेटा? नहीं सर। अब ये देखिएगा इस साथ। अब कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर आपको सिंपल पता है कि कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड एडवेक्शन होता है। सबसे पहले आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो आपका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है वो H इज इक्वल्स टू डेल T के बराबर है, ठीक है। Carefully, you would see it is equivalent to the rate of heat transfer. Okay. It's the rate equivalent to the rate of heat transfer between a solid surface and a fluid. अब रेट ऑफ आपको यहाँ से एग्जांपल शो हो रही होगी कि जो कन्वेक्शन है वो कंडक्शन और एडवेक्शन है। कंडक्शन आ गई सॉलिड सरफेस के दरमियान और एडवेक्शन आ गई फ्लूइड इन मोशन। It is the rate of heat transfer between a solid surface and a fluid per unit surface area per unit temperature difference. Per unit temperature difference. The convection heat transfer, which is the rate of heat transfer between a solid surface and a fluid per unit surface area and per unit temperature difference. वही बाउंड्री लेयर है जो मैंने आपको बताई थी कि and that is equal to the freeze stream. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक हॉट प्लेट है, जैसे जैसे इसके ऊपर एयर गुजरेगी तो जो नियर टू द सरफेस है उधर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, लेकिन उधर हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस पे, ठीक है। लेकिन जब ओवरऑल जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उधर ओवरऑल एज कम्पेयर टू जो फ्री कन्वेक्शन उधर हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। दोनों बातों की समझ लगी है बेटा? यस सर। टीम में लगी है समझ कि कन्वेक्शन आपको पता 3 टाइप्स में होती है, फ्री और कंडक्शन में, ठीक है। अब जो फ्री है उसके अंदर तो नेचुरल एयर आपकी आके टकराएगी, जो फोर्स है उसके अंदर आपका जो एयर है वो पीछे से प्रेशराइज्ड होगी, लेकिन जितना एयर की वेलोसिटी उतनी ज्यादा कंडक्शन रेट ज्यादा होगा। लेकिन इसके बरक्स केस आ जाएगा आपके पास एक हॉट प्लेट है, उसके ऊपर जब एयर फ्लो कर रही होगी तो डेफिनेटली जो नियर टू द सरफेस है उधर हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इस जगह जो टॉप के ऊपर एयर होगी, ठीक है, उधर हीट ट्रांसफर कम होगा। इसी चीज को velocity v, and that is equal to 0.99 v, then that is the boundary layer thickness. Boundary layer thickness or delta. Boundary layer thickness delta.
And this अब bound बाउंड्री लेयर थिकनेस और डेल्टा का ये मतलब है कि जो आपकी नीचे वाली लेयर है इसका टेम्परेचर और होगा, और जो जो टॉप की लेयर है एयर या वेलोसिटी जो भी इधर फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, तो इसलिए इसने इस चीज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर। boundary layer is caused by viscosity. If this plate particles are standing I'm sure it is not अब इधर आ जाएगा जीरो स्लिप, ठीक है। अब जीरो स्लिप ये है कि आप ये जो जब आपकी कोई भी वेलोसिटी या कोई भी एयर जो है किसी प्लेट के साथ से गुजर रही होगी, तो जो मिनिमम वेलोसिटी अचीव होगी या नियर टू जीरो वेलोसिटी होगी जिधर आपका हीट ट्रांसफर रेट हो रहा है, वो आपकी नो स्लिप कंडीशन कहलाती है, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है कि आपका जो टेम्परेचर जंप कंडीशन है कि जब आपकी जो जीरो वेलोसिटी कंडीशन अचीव हो जाती है, तो फॉर एग्जांपल जब जीरो वेलोसिटी कंडीशन अचीव होगी तो इस लेयर और इस प्लेट के दरमियान जब टेम्परेचर की ट्रांसफर रेट मिनिमम हो जाएगा या इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाएगा, तो वो आपका नो टेम्परेचर जंप कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। दोनों के दरमियान डिफरेंस पता लग गया। व्हाट इज जीरो स्लिप कंडीशन, क्या कोई बताएगा? फीमेल में से बताएगा जीरो स्लिप कंडीशन। जी मानूर आप बताएं, मानूर रफीक। जी सर। जीरो स्लिप कंडीशन क्या चीज? सर समझ नहीं आई। तो आपने पूछना था ना बेटा। आपके पास एक हॉट प्लेट है, इस हॉट प्लेट के ऊपर अगर आप एयर ब्लो कर रहे हैं यहाँ पे कोई ब्लोअर लगा के, ठीक है, तो ऐसे आपकी जो एयर है उसकी आपके पास पाथ बन जाएंगे, ठीक है। तो जो नियर टू द सरफेस होगा उसकी वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू जो टॉप सरफेस पे आपकी एयर फ्लो कर रही होती है, पहली चीज, ठीक है। जब वेलोसिटी नियर टू द सरफेस जीरो हो जाएगी ना, तो वो जो कंडीशन है वो आपकी नो स्लिप कंडीशन के साथ, ठीक है। सेकंड आपके पास कंडीशन है नो स्लिप या जीरो स्लिप, ठीक है, ठीक है। जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जो सेकंड टेम्परेचर कंडीशन है वो है नो टेम्परेचर जंप। अब नो टेम्परेचर जंप का नाम से रिप्रेजेंट आ रहा है कि जब आपका टेम्परेचर ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो, तो वो कब होगा? जब आपकी ये प्लेट और जो एयर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, तभी आपका टेम्परेचर होगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो जाएगी, ठीक है। जी सर। अब इधर जो कंडीशन है, जो सेकंड चीज है बायोट नंबर का लम्प सिस्टम को इस क्राइटेरिया को जहां पे बाउंड्री कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो आपका कहलाता है नसल। अब बायोट नंबर नसल्स नंबर का फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन भी इन्वॉल्व होती है और कंडक्शन भी इन्वॉल्व। saying zero, but for all practical purposes, the velocity of the air molecule next to the surface is equal to zero. And this zero slip is obviously relative to the plate. If this plate is moving at a velocity of 10 meters per second, then it means that the velocity there would be equal to 10. Okay, so it's a relative to the plate. Okay, now what is the implication of the no slip? The first layer, heat transfer, is by conduction. That is the implication of it. अब आपको If पता this है fluid particles are standing still, then with TDY, del T होता है, ठीक है। अब del T क्या है कि क्योंकि आपकी बाउंड्री लेयर कंडीशन है, आपकी जो हीट ट्रांसफर हो रही है बाय डायरेक्शन हो रही है, तो आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया इसके इक्विवेलेंट। अब आपको
आपने ये देखा डेरिवेशन को करने के लिए सिर्फ इसके अंदर आपको नसल्स बायोट नंबर है उसके अंदर कन्वेक्शन एंड कंडक्शन दोनों इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पहले ही आपका जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा आपकी बॉडी के अंदर और देन आपने बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर उसको स्टडी करना है। लेकिन जो कन्वेक्शन जो नसल्स नंबर है इसके अंदर आपने सिर्फ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को स्टडी करना है, ठीक है। To 0. And that is equation 2. Now, equation 1 gives us the convection heat transfer. The convection heat transfer is equal to that. The convection heat transfer, that is conduction. So we can say if we equate these two equations that the heat transfer coefficient multiplied by Ts minus T infinite is equal to minus K of the fluid multiplied by partial dt dy, where y is equal to 0. And from this, we can solve the heat transfer coefficient as minus the thermal conductivity of the fluid multiplied by partial dt dy infinite, and the units for the heat transfer coefficient is watts per square meter Kelvin, or you can also write it as watts per square meter degrees Celsius. It doesn't matter. Okay. सिंपल डेरिवेशन आपको बता दी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है वो डिपेंड करता है डायनामिक विस्कोसिटी के ऊपर, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, स्पेसिफिक हीट के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर और उसका सरफेस टेम्परेचर के ऊपर और फ्लूइड की फ्लो की टाइप के ऊपर, इधर लैमिनर फ्लो है और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ये नसल्स नंबर है, जैसे बायोट नंबर का आपको पता है कि ये सिंपल HLC/K है, फार्मूला सेम है, सिर्फ इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट होने की वजह से इसको इन्होंने नसल्स नंबर का नाम दे दिया। ये था आपका आज का लेक्चर। आपने कोई चीज नहीं समझ लगी इसमें से पूछ लें, मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। इस जो लेक्चर्स हैं इनके साथ ही आपको यूट्यूब के लिंक भी दिए गए हैं, अगर कोई चीज ना समझ लगे उधर से देख लीजिएगा, फिर भी समझ लगे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर जो इससे पहले लेक्चर किया उसकी स्लाइड्स भी शेयर कर दें ग्रुप में। वो भी मैं आपको कर देता हूँ। तो ये नस्ल नंबर क्या होता है? क्या चीज? सर दोबारा नस्ल पूछिए। नंबर मतलब कि इसका यूज क्या हो सकता है? नसल्स नंबर बेसिकली बेटा मैंने आपको बताया कि बायोट नंबर और नसल्स नंबर ना सेम है, क्राइटेरिया सेम है, दोनों कन्वेक्शन कोएफिशिएंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वेक्शन फार्मूला भी सेम है, डेफिनेटली जब आपने कैलकुलेशंस करनी है, जब फार्मूला सेम है तो वैल्यूज सेम आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपने ये बताना है कि अगर तो किसी बॉडी के अंदर सिर्फ कन्वेक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो उधर आपने वर्ड लिख देना नसल्स नंबर का, ठीक है, क्योंकि ये नसल्स ने इसको फाउंड किया था कि अगर सिर्फ कन्वेक्शन ही ट्रांसफर हो रही होगी तो उधर नसल्स नंबर होगा, इसलिए इसको नसल्स से फार्मूला सेम होगा। क्योंकि बायोट की पहले इन्वेंशन हो चुकी थी, बायोट ने ये कहा था कि आपका जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की रेशियो और कंडक्शन की है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को वेरी करती है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ चेंज हो जाती है। तो सिमिलरली ये केस था एक जिसके अंदर कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन नसल्स ने ये कहा था कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की ये चीज तो नहीं है, अकेली कन्वेक्शन के लिए भी यही चीज रहे, ठीक है।
बेटा आपको ये दोनों लेक्चर शेयर हो गए? जी सर हो गए। सर आपने कहा है कि हम न्यू लेक्चर से हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें न्यू टॉपिक होगा, क्योंकि ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन थे ये आपका आज क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो सर आप इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, एग्जांपल्स किए हैं, वो एक दफा आप बता दें। बेटा आपको जो टॉपिक है ना, आपको स्लाइड्स गिवन है, इसमें ना जो रेलिवेंट मेंशन है ऑलरेडी ना, आप उधर से देख लीजिएगा, जो उसके रेलिवेंट हुआ बुक से आप देख लीजिएगा, वो आपने खुद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको बुक वाला तो नहीं ना आएगा, आपका रेलिवेंट आएगा बस। ठीक है सर। कल आपकी जो क्लास है बेटा प्रैक्टिकल की, इसको हम जोहर के बाद कर सकते हैं शिफ्ट? जी सर कर लें। जी सर कर लें, कोई इशू नहीं। चले ठीक है, फिर मैं आपको सीआर बता देता हूँ इसका, ठीक है? चलो ठीक है। चलो।